गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है। बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये चैप्टर एक बार समझा दूं। इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट टाइम्स की। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स वास्ट डिस्टेंस, दूर दूर डिस्टेंस ट्रैवल करते थे ताकि उन्हें नॉलेज हो, अपॉर्चुनिटी मिले और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो, या वो प्रोसिक्यूशन एस्केप कर सके। वो अपने साथ गुड्स, मनी, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशन और इवन जर्म्स और डिसीज़ भी यहाँ से वहाँ ले जाते थे अपने साथ। एज अर्ली जैसे जैसे 3000 BC आया, एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड हुआ इंदूज वैली सिविलाइजेशन से, जो कि आज का प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया है। सिल्क रूट को लिंक्ड किया गया, चाइना ने इसको लिंक किया था वेस्ट के साथ ताकि वो अपने बिजनेस को और भी फैला सके। फूड ट्रैवल होते रहा, अमेरिका से यूरोप, फिर वहाँ से एशिया। नूडल्स वो भी चाइना से ट्रैवल करते करते इटली पहुंचा और उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया स्पैगेटी। यूरोपियन कॉन्करर्स, उन्होंने अपने साथ जर्म्स और स्मॉल पॉक्स अमेरिका में कैरी करके गए और इन्होंने अमेरिका में भी स्मॉल पॉक्स, जिसे कहते हैं माता निकल जाती है, वो फैला दिया। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो ये धीरे धीरे पूरे पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया। सिल्क रूट्स के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिल्क रूट एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट है जो कि 2nd century BC से सिल्क रूट पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज, यानी बड़े बड़े कार्गोज किसे कहते हैं, जो बड़े बड़े शिप उसमें अपने साथ सामान ले जाते थे 14th century तक। और ये धीरे धीरे एशिया में फैल गया, मेडिटेरियन सी में, उसके बाद चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस, इटली, और उसके बाद सिल्क रूट इसी का नाम दिया गया क्योंकि हैवी सिल्क ट्रेडिंग जो था इसी पीरियड में शुरू हो गया था। सिल्क यहाँ से चाइना से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना। उसके बाद स्पैगेटी और पोटैटो, ये भी एक कंट्री की देन है, हमारे देश की देन नहीं है। नूडल्स ट्रैवल करता करता वेस्ट से चाइना पहुंचा, उसके बाद फिर वो स्पैगेटी बन गया। शायद अरब ट्रेडर्स ने पास्ता 5th century में लिया, और एक आइलैंड है वहाँ इटली में। बहुत सारे हमारा जो कॉमन फूड है जैसे कि पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये उस समय तक एंसेस्टर्स माने जाते थे, लगभग 5th century अगो तक। पोटैटो, यूरोप का पुअर जो गरीब जो था, उन्होंने पोटैटो को बहुत ही हम्बली इंट्रोड्यूस किया। आयरलैंड पुअरेस्ट जो किसान था वो डिपेंडेंट हो गया पोटैटोज़ पे, और जब डिसीज़ डिस्ट्रॉय कर देते थे पोटैटो क्रॉप को मिड 1840s में, तो 100 of thousands जो थे वो भूखों मर जाते थे। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ और ट्रेड, अमेरिका ने डिस्कवर और प्रीशियस मेटल्स के बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे। तो यूरोप के जो सेलर्स थे उन्होंने पाया कि जो सी रूट है एशिया का, समुद्र के रास्ते, और सक्सेसफुली इन्होंने वेस्टर्न ओशन क्रॉस किया। फिर वहाँ से वो यूरोपियन लोग अमेरिका पहुँचे और अपने डिस्कवरी में अमेरिका जो था वो कट हो गया था रेगुलर कांटेक्ट से, पूरी दुनिया से बहुत सालों तक कट रहा। प्रीशियस मेटल जैसे कि बहुत ही कीमती मेटल जैसे सिल्वर माइंस जो लोकेटेड था आज के डेट में पेरू में और मैक्सिको में, उसने भी इन्हांस किया यूरोप के वेल्थ को और फाइनेंस, और अपना जो है ट्रेड है एशिया के साथ फैलाया। उसके बाद स्मॉल पॉक्स जो कि बीमारी है एक, उसको एज ए हथियार यूज़ किया अपनी जीत के लिए। तो पुर्तगीज़ और स्पेनिश जो कॉन्क्वेस्ट करते थे, कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, वो उन्होंने डिसिसिवली मिड 16th century में यूज़ किया। सबसे पावरफुल वेपन जो था स्पेनिश लड़ाकों का वो था जर्म्स, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जो वो अपने साथ कैरी करके लाते थे।
और उनके लॉन्ग आइसोलेशंस के कारण अमेरिका का ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी इन बीमारियों के खिलाफ जो कि यूरोप से आई थी। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलरली वो फेटल प्रूफ हुआ, मतलब उसके उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बना रखी थी अमेरिका ने, जिसके वजह से काफ़ी सारे सोल्जर्स उनके मारे गए। उसके बाद यूरोप में क्या प्रॉब्लम्स थी, 19th सेंचुरी तक गरीबी और भूखमरी ये कॉमन था यूरोप में। सिटीज़ जो था पूरा भीड़ वाला और डेडली डिसीज चारों तरफ फैल गई थी। इंडिया और चाइना, 18th सेंचुरी तक क्या हाल था इंडिया और चाइना का। 18th सेंचुरी में चाइना और इंडिया जो थे वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्रीज थे। देवर प्री एमिनेंट, यानी एशिया के व्यापार में, ट्रेड में सबसे ज़्यादा अमीर एशिया कंट्रीज हुआ करता था चाइना और इंडिया। लेकिन 15th सेंचुरी में चाइना, उन्होंने जो था अपने हमारे कॉन्टैक्ट्स जो थे उन्होंने आइसोलेशन अपना अलग कर लिया और चाइना ने अपना रोल भी कम कर लिया। राइजिंग इम्पोर्टेंस जो था अमेरिका का वो धीरे धीरे मूव हुआ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्ट की तरफ। यूरोप अब इमर्ज होके आया एज ए सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। उसके बाद 19th सेंचुरी 1815 से 1914 इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब चीज़ों ने भी अलग अलग तरीक़ों से, कॉम्प्लेक्स तरीक़ों से ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया सोसाइटीज़ को और एक्सटर्नल रिलेशंस में अपना योगदान दिया। इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया 3 टाइप के मूवमेंट्स या फ्लो हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। पहला था फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा था फ्लो ऑफ लेबर एंड तीसरा था मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या है, ट्रेड्स जैसे कि लोग अब एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ग्रेन्स, कपड़े ये सब लेके जाते थे ट्रेड या व्यापार करने। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ पीपल, अलग अलग एरियाज़ में नौकरी ढूंढने के लिए लोग जाया करते थे। तीसरा जो था अपना इन्वेस्टमेंट या पैसे का इन्वेस्टमेंट या कैपिटल का इन्वेस्टमेंट छोटे या लंबे पीरियड के लिए दूर दूर जगहों पे जाके करते थे। जैसे आज के डेट में हमारे देश में कई लोग अपना पैसा जाके स्विट्ज़रलैंड नहीं तो मॉरिशस अकाउंट्स में डाल देते हैं। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक ने शेप लिया क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही थी 18th सेंचुरी में, तो फूड ग्रेन्स जो था ब्रिटेन में काफ़ी उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद उसके बाद लॉ, कानून ने अलाउ किया गवर्नमेंट को कि कॉमनली जो है कॉर्न लॉज बनाए जाए। कॉर्न लॉज बनाने के बाद रेलवे की ज़रूरत थी ताकि एग्रीकल्चरल रीजन्स को कनेक्ट किया जा सके, है ना। ये सारी चीज़ों, बहुत सारे बदलाव आ रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद न्यू हार्बर बनाने थे। तो हार्बर क्या होता है, जहाँ शिप जाते हैं बड़े बड़े। और ओके, उसके बाद अपने साथ उसमें काफ़ी सारे माल और लोग भी जाते थे और गुड्स यानी माल्स को भी लेके जाया जाता था। उसके बाद नए नए कैपिटल्स बने। उसके बाद ये सब एक्टिविटीज़ की वजह से जो था इसके लिए काफ़ी सारा पैसा और लेबर चाहिए था। तो कैपिटल जो है वो फाइनेंशियल सेंटर्स कौन सा बना, लंदन। तो डिमांड जो था लेबर के लिए इन प्लेसेस जहाँ लेबर जो था शॉर्ट सप्लाई था एज इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वजह से दूर दूर से लोग वहाँ जाने लग गए। माइग्रेशन लोगों का शुरू हो गया और 1890 में ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने एक अलग ही शेप ले लिया। उसके बाद कॉर्न लॉ बना। कॉर्न मतलब मक्का होता है, उसका कानून क्या हुआ, इस लॉ की वजह से, कॉर्न लॉ बनाने की वजह से जो यूके की गवर्नमेंट थी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। जिस इसी को बोला जाता है कॉर्न लॉज, क्योंकि वहाँ कॉर्न की कमी हो गई थी। तो उन्होंने बाहर, इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोग थे उन, तो उनका मक्का नहीं खरीद के लोग बाहर से जो कॉर्न आ रहा था उसको खरीद रहे थे। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले कॉर्न पे रोक लगा दिया। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, तो रेलवे, स्टीम शिप्स और द टेलीग्राफ, ये सब इम्पोर्टेंट थे इन्वेंशंस जो थे, हम इमेजिन नहीं कर सकते थे।
कि कैसे 19th सेंचुरी वर्ल्ड को चेंज किया जाए। उस समय काफ़ी सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का दौर था। तो कोलोनाइजेशंस जो था, यानी लोग जाके दूसरी जगहों पे दूसरे कंट्रीज़ में जाके इकट्ठे हो रहे थे, इसकी वजह से न्यू इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्ट में शुरू हो गया। ट्रेड जो था वो मीट का जो हुआ, इसमें एक अच्छा एग्जांपल सेट किया था कि इससे क्या है, लोगों को कनेक्ट करने में। और 1870 में एनिमल्स को शिप्ड में डाल के अमेरिका से यूरोप ले जाया गया और उसके बाद वहाँ काटा गया। उसके बाद फिर वो वहाँ पहुँचे और बेटर लिविंग कंडीशंस ने प्रमोट किया सोशल पीस, तो लोगों में शांति बन सकी कंट्री के अंदर, और वो एक दूसरे को इम्पेरियलिज्म में सपोर्ट कर सके। वो ट्रेड जो था, व्यापार, वो फ्लरिश हुआ और मार्केट्स धीरे धीरे लेट 19th सेंचुरी में काफ़ी फैले। लेट 19th सेंचुरी कोलोनाइजेशन में क्या हुआ, कोलोनिज्म में, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उन्होंने अपने बड़े बड़े एडिशन किए ओवरसीज़ टेरिटरीज़ में। ओवरसीज़ मतलब समुद्री वाला इलाका, दूर दूर वाले इलाके, समुद्र से बड़े बड़े शिप में वो ट्रैवल किया करते थे लेट 19th सेंचुरी में। तो बेल्जियम और जर्मनी वो नया कॉलोनियल पावर बन चुका था, और यूएस जो था वो भी एक कॉलोनियल पावर था लेट 1890s में। उसने भी कुछ कॉलोनीज स्पेन में बनाए, स्पेन द्वारा जो बनाए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने भी बनाए अपने अपने कॉलोनी। इंडिया में भी हम सभी को पता ही है, उन्होंने आके सेटल्ड हो गए थे और कॉलोनी बना ली थी। उसके बाद रिंडर पेस्ट प्लेग एक बीमारी है। तो रिंडर पेस्ट जो है एक फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग है जिसने हिट किया अफ्रीका को लेट 1890s में। रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग 1880 में बड़ा एक फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़ जिसको कहा गया कैटल प्लेग या रिंडर पेस्ट। इसने पूरे ही अफ्रीकन लोकल इकोनॉमी को हिला के रख दिया, और इसके बाद काफ़ी सारे वहाँ अफ्रीका के कैटल्स इससे अफेक्टेड हुए। और उसके बाद ब्रिटिश एशिया को इटालियन सोल्जर्स जो था उनको इन्वेडियर एटेरिया ईस्ट अफ्रीका में खाली कराने पड़े उनको। उसके बाद जब अफ्रीका में घुसे, अफ्रीका में घुसने के बाद ईस्ट से रिंडर पेस्ट वो वेस्ट की तरफ बढ़ा और एकदम आग की तरफ फैला। तो कहने का मतलब रिंडर पेस्ट ही रिंडर पेस्ट, लॉस ऑफ कैटल, मतलब कैटल का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी कैटल मारे गए, और उसने अफ्रीकन लाइवहुड को काफ़ी प्रभावित किया। उसके बाद इंडेंचर्ड लेबर से आप क्या समझते हो? तो ए बॉन्डेड लेबर जो कि कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉय फॉर मतलब एक बॉन्डेड लेबर होता था, बंधुआ मजदूर भी कह सकते हो इसको। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बंधा रहता था, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ताकि इसमें वो पैसेज न्यू कंट्री होम, उसके बाद क्या है वो उसके एवज में उसको कुछ पैसा मिलता था, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि वो उसको पे कर सके। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, तो 19th सेंचुरी में 100,000 ऑफ इंडियन और चाइनीज़ लेबरर्स जो थे वो प्लांटेशन करने जाते थे माइंस में, और रोड बनाने के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शंस के लिए प्रोजेक्ट्स पूरे दुनिया भर में। इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर्स जो थे वो बॉन्डेड लेबर्स जो ट्रांसफरेबल थे, किसी मतलब उसको उनको किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र किया जा सकता था कॉन्ट्रैक्ट पे। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ उनको वेज यानी सैलरी दी जाती थी और टाइम के लिए। ज़्यादातर लेबरर्स जो थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और कुछ तमिलनाडु के भी थे लोग। 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड को डिस्क्राइब किया गया कि ये एक न्यू सिस्टम था गुलामी का या स्लेवरी का। और 1900 में इंडिया नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने शुरू कर दिया था कि सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन, इसको स्टॉप किया जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अब्यूज़िव है और क्रूएल है, और इसलिए इसको 1921 में ख़त्म कर दिया गया। फिर भी आज भी कई लोग जो है काम के तलाश में इंग्लैंड, कोई यूके, कोई कैलिफोर्निया, कोई कनाडा, कोई दुबई जाते ही रहता है। यानी ऐसे तो कानून बना के इसको एबॉलिश कर दिया गया है 1921 में, फिर भी लोग रोज़गार के लिए इन कंट्रीज़ की तरफ रुख करते हैं अपना। उसके बाद न्यू स्लेव सिस्टम 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। तो एजेंट्स जो थे वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे ताकि लेबर्स को मिसगाइड कर सके। लेबरर्स जो थे उनको एजेंट्स किडनैप भी कर लिया करते थे। लिविंग और वर्किंग कंडीशंस जो न्यू प्लेस का था वो बहुत ही हार्ड था। वेजेस बहुत कम देते थे उनको, वेजेस जो थे वो उनके काम से काट भी लिया जाता था अगर वो उस काम को ढंग से ना करे।
कोई लीगल राइट नहीं था लेबरर्स के पास कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। इंडिया एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। उसके बाद शिकारीपुरी श्रॉट और नाकू कोटाई चेयर्स, ये उनमें बैंकर्स ग्रुप्स में हैं और ट्रेडर्स में जिन्होंने फाइनेंस किया एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स, इन्होंने फॉलो किया यूरोपियन कॉलोनियर्स अफ्रीका में। 1860 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया फ्लोरिशिंग एम्पोरिया बिजी पोर्ट पूरी दुनिया भर में, और उन्होंने लोकल और इम्पोर्टेड क्यूरियस को टूरिस्ट बना के नंबर ऑफ बिगनिंग में तो 12 वे थैंक किया टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ और कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। उसके बाद इंडियन ट्रेड कॉलोनी और ग्लोबल सिस्टम, इसमें क्या है, इंडियन व्यापार के बारे में पढ़ना है, कॉलोनी कैसे बने और ग्लोबल सिस्टम। तो जैसे जैसे एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आते रहा, चेंजेस आते रहा, उस समय ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, मतलब औद्योगिकीकरण, यानी बहुत सारी फैक्ट्रियां सेटअप हुई थी। तो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर शुरू हुआ फैलना, और इंडस्ट्रियलिस्ट वो ब्रिटेन वाले करते यही थे। इंडिया पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तो वो आते थे और यहाँ से कॉटन सस्ते दामों पे ले जाते थे, और वहाँ से महंगे दाम में यहीं पे दोबारा इंडिया में बेचते थे, और या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में पैसा कमाने के लिए। तो टैरिफ्स जो थे वो इम्पोज किए गए क्लॉथ इंपोर्ट पे, जो कि ब्रिटेन में होता था, जिसकी वजह से फाइन इंडियन कॉटन उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। इंडिगो जो यूज़ किया जाता था कपड़ों को डाई करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट था, बहुत सारे डिकेड्स तक रहा। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स इंडियन मार्केट में पूरे फैल गए थे। वैल्यू जो था ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो इंडिया में आता था वो बहुत हायर होता था एज़ कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जो यहाँ से वहाँ जाता था तो महंगे दामों पे, और वहाँ से यहाँ आता था तो सस्ते दामों पे। तो इसलिए सस्ते दाम होने के कारण जो थे लोग वो इनसे ख़रीद लेते थे। तो ब्रिटेन के पास एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया के साथ, तो ब्रिटेन यूज़ करता था ये सरप्लस को बैलेंस करने के लिए अपने ट्रेड डेफिसिट को दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और यानी हमारे देश में सस्ते दामों पे बेचता था ताकि हमारे यहाँ के लोग उनके प्रोडक्ट को ख़रीदे, उनके इंडिगो से जो रंगे हुए कपड़े थे उनको खरीदे, और हमारे वाले जो ट्रेडर्स थे या छोटे व्यापारी थे उनको नुकसान होता था, और जो हल्का सा घाटा होता था ब्रिटिश को, वो फ़ायदा कैसे कमाता था, उन्हीं चीज़ों को महंगे दामों पे यूरोप में बेचकर। उसके बाद इंटर वॉर एंड पोस्ट वॉर इकनॉमी। तो इसमें क्या होता है, इंटर वॉर इकनॉमी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया 1914 से 1918 तक मेनली यूरोप में, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो था पूरे दुनिया भर में पड़ा, क्योंकि वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी फैली, उस अस्थिरता काफ़ी फैली। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो लड़ा गया दो पावर्स के बीच में, जिसके एक साइड में थे एलीज, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। बाद में यूएस ने भी आके इसको ज्वाइन कर लिया। और अपोजिट पार्टी में कौन था, सेंट्रल पावर्स, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की था। और बाद में जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन टर्की हार गए थे, तो फिर जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, और उसको ही सारा का सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ, क्योंकि उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन लिया गया, जिसकी वजह से फिर जर्मनी में जर्मनी का जो चांसलर था उसने फिर टैक्स बढ़ा दिया लोगों पे, तो लोग वहाँ की सरकार से परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ था जर्मनी में। ये वॉर जो था फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, इसमें मशीन गन्स का भी यूज़ हुआ, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, मैकेनिकल वेपन्स का, और मैसिव स्केल पे हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। ज़्यादातर जो थे वो मर गए, या मैन जो थे वर्किंग एज के उनकी डेथ हो गई, या उन्हें चोट लगी, या वो लंगड़े हो गए, या अंधे हो गए, मतलब हैंडीकैप्ड हो गए इन शॉर्ट। उसके बाद ब्रिटेन ने बोरो किया लार्ज सम ऑफ मनी, किससे, यूएस बैंक से, एज वेल एज यूएस पब्लिक, जिसने ट्रांसफॉर्म किया यूएस को एक इंटरनेशनल डेब्टर तो से इंटरनेशनल क्रिएटर बनने में। मतलब अब जो है, इसलिए वर्ल्ड बैंक भी बना था। तो इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ब्रिटेन की इकनॉमी पे क्या हुआ,
मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, इसका नुकसान ब्रिटेन को क्या क्या हुआ और उसका असर ब्रिटेन पे क्या क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो हार्ड था मेंटेन करना टॉप पोजीशन ऑफ ब्रिटेन इंडियन मार्केट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ उस वॉर में उसे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को जापान के साथ भी compete करना था, तो competitions के कारण भी उसका बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। उसके बाद डेप्थ जो उसने अमेरिका से लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो काफ़ी ब्रिटेन पे बढ़ गया। उसके बाद उसके गुड्स का डिमांड काफ़ी फॉल हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिटेन में काफ़ी बढ़ गई थी। और हेवी टैक्सेस जो था गवर्नमेंट ने लगाया ताकि फुलफिल कर सके लॉसेस ऑफ वॉर, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कमी आई। अब बात करते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी की, लड़ाई होने के बाद रिकवरी। तो जब लड़ाई हो गया, वॉर हो गया, तो ब्रिटेन ने पाया कि डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी मुश्किल है कि भाई अपने जो इंडियन मार्केट में उसने अपनी पोजीशन बनाई है दोबारा उसको फिर से ऑब्टेन करने के लिए, और जापान से इंटरनेशनली कंपटीशन कैसे करे वो। तो वॉर के बाद उसकी वजह से इकोनॉमिक बूम आया, दैट इज़ एक लार्ज इंक्रीज हुआ, डिमांड काफ़ी बढ़ गया, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप एक मेजर सप्लायर था वीट का पूरे वर्ल्ड मार्केट में, लेकिन जब वॉर हुआ तो उसका सप्लाई कम हो गया और वीट प्रोडक्शन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो आफ्टर द वॉर जो प्रोडक्शन था ईस्टर्न यूरोप में वो रिवाइव हुआ और उसने वीट आउटपुट को जन्म दिया। तो ग्रेन प्राइसेस जो था वो काफ़ी गिर गया, रूरल इनकम वो भी कम हो गया, और फार्मर्स जो थे वो उधारी में चले गए, यानी डेप्ट में चले गए। डेट में जाने के बाद राइज ऑफ मास प्रोडक्शन हुआ और कंजम्पशन हुआ। वन इम्पॉर्टेंट फीचर जो यूएस इकोनॉमी का था 1920 में, वो था मास प्रोडक्शन। यानी एक वेल नोन पायनियर जो मास प्रोडक्शन हुआ वो था कार मैन्युफैक्चर, हेनरी फोर्ड। उनकी कारें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बनानी शुरू कर दी। उसके बाद टी मॉडल फोर्ड जो था वर्ल्ड का पहला मास प्रोड्यूस्ड कार था। मास प्रोडक्शंस की वजह से उसका कॉस्ट कम हो गया और प्राइसेस जो था इंजीनियर्ड गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उसके बाद उन परचेज़ किया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सब सिस्टम ऑफ हायर परचेज़ के कारण। उसके बाद क्यों डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद लार्ज इन्वेस्टमेंट हाउसिंग में किया गया, हाउस होल्ड गुड्स में। उसके बाद साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट और इनकम काफ़ी बढ़ गई, राइजिंग कंजम्पशन, डिमांड बढ़ गया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी शुरू हो गया। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में। वर्ल्ड जो था वो डूब गया डिप्रेशन में, जिसको कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इस पीरियड में ज़्यादातर पार्ट्स जो थे वर्ल्ड के, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन, यानी प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, इनकम भी कम हो गया और ट्रेड भी कम हो गया दुनिया में। तो डिप्रेशन जो था वो कम्बिनेशन था किसका, बहुत सारे फैक्ट, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, जो ओवर यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिसके कारण उन गुड्स का कॉस्ट कम हो गया। तो उसके वजह कारण जो था उनको लॉस होना शुरू हुआ। बहुत सारे कंट्री ने फाइनेंस किया अपना इन्वेस्टमेंट, लोन दी जो लिया उन्होंने अपना यूएस से लिया, और उसके बाद यूएस का लोन धीरे धीरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज लेने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस को मिलने लग गया। और क्या है, जैसे जैसे प्राइसेस फॉल हुए प्रोडक्ट्स के, चाइना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद लेट 1970s में एमएनसीज एशियन कंट्रीज़ में, चाइना जो था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था।
चाइना एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर एक्सचेंज रेट्स, तो एक्सचेंज रेट्स में क्या था, नेशनल करेंसीज जो था पर्पस था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो दो तरह के एक्सचेंज रेट्स थे, यानी एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स और एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स क्या है कि रेट जो कि ऑफिशियली फिक्स्ड गवर्नमेंट कर देती है और उसको चेंज नहीं करती, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई में फॉरेन करेंसी में कुछ भी डिमांड आए तो वो फिक्स रहता है। और फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स क्या होता है कि आपका डिमांड कितना है मार्केट का, उसके हिसाब से वो तय होता है। ये रेट फ्लक्चुएट कर सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसीज का कितना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। तो प्रिंसिपल विदाउट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। टैरिफ क्या होता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है कंट्रीज इम्पोर्ट पूरी दुनिया से। और टैरिफ जो है लेविड एट अ पॉइंट ऑफ एंट्री, तो जब एंट्री यानी एक कंट्री का प्रोडक्ट कभी दूसरे कंट्री में जब एंटर करता है उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, बॉर्डर पे या एयरपोर्ट पे, उसे कहा जाता है टैरिफ। हौसे क्या होता है, एक रिचुअल्स कार्निवल है ट्रिनिडाड यानी इमाम हुसैन के लिए, जहाँ वर्कर्स सभी रेसेस और रिलीजन्स के ज्वाइन करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। होसे प्लांटेशन, एस्टेट जो है कल्टीवेशंस के लिए कैश क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, ये सब बेचे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने देश में मॉनेटरी गेन के लिए, पैसा फ़ायदा हो इसलिए। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी सी कंपनीज होती है जो बहुत सारे कंट्रीज़ में काम कर रही होती है एक साथ। आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, ये इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एक्सटर्नल सरप्लस में और मेंबर नेशंस को पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देने के लिए। आईबीआरडी, ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसको सेट किया गया था फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कि वॉर के बाद जो नुकसान होते हैं तो वो पैसा इस बैंक से उधार लेने के लिए। उसके बाद G77 या ग्रुप ऑफ 77 का मतलब है 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि जिनको बेनिफिट नहीं मिला था, जो फास्ट ग्रोइंग वेस्टर्न इकोनॉमिक हो रहा था उस समय, जो तो जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो मेंबर्स बन गए इस G77 के। वीटो पावर, ये वीटो पावर क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही कंट्री के पास है वीटो पावर। इनमें से एक ने भी अगर ना बोल दिया किसी चीज़ के लिए तो ना ही होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ताकि कोई भी डिसीजंस को रिजेक्ट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इसमें चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, ये 5 कंट्रीज़ हैं। ओके, आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।